हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज की क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी जो समाज से, क्योंकि जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में आपके समाज से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ मेंशन किया है, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में समाज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे क्वालिटी ही मिलेगी एजुकेशन में। तो बस आपने क्या करना है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको जो आपको समाज समझने में काफ़ी कोई दिक्कत ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फिर से समाज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका आज ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊँगा। आपको सभी को पता है कि समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखा है, अगर किसी ने देखना हो वो लिखा है कि समास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। हालांकि हम इसे शब्द तो नहीं कहेंगे, अगर हम बात करें समास जो है वर्णों से मिलकर बनता है। अगर हम शब्दों की बात करें, शब्दों के विग्रह को क्या कहेंगे हम, जो शब्दों का विग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। लेकिन जब हम समास की बात करेंगे तो समास में हम विग्रह करते हैं वर्णों का, तो इसे हम कहेंगे वर्णों के विग्रह किया जाता है। किस में किया जाता है, ये किया जाता है आपका समास में। चलिए फर्स्ट बात कर लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसकी क्या है। इंट्रोडक्शन तो आपको बुक से मिल जाएगी, मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि इसको समझने का आपने समझना कैसे है। सबसे पहले आपका अविभाव समास है। अविभाव समास की बात की जाए, पहले तो इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट आपका अविभाव है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो एडवर्बियल कंपाउंड, तो ये होता है एडवर्बियल कंपाउंड, इसे कहेंगे हम इंग्लिश में। अविभाव समास को आपने कैसे याद रखना है और कैसे पहचान करनी है, तो सबसे पहली बात है, आपको हर बुक्स में देखा मिलेगा कि पहला पद इसमें प्रधान होता है। मैं आपको ये तो मैं बताऊंगा कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होगा, लेकिन मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको कि आपने पहचान कैसे करनी है अविभाव समास की। क्योंकि जितने भी समास है आपके, जो अविभाव समास है, यही सबसे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा बाकी के समास फिर भी समझ आ जाते हैं, लेकिन जो आपका अविभाव समास है, जहाँ तक कि मैं स्टडी कर रहा था, जिस टाइम मैं रीड कर रहा था, उस समय जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो आपके अविभाव समास में आई। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, तो आपने कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अविभाव समास को पहचानने की, सबसे पहले हम शब्द को पकड़ेंगे। अविभाव समास के पहला शब्द क्या है, आपका अव्यय। यहाँ लिखा है अव्यय, तो यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्यय है या नहीं है। अब कईयों को ये प्रॉब्लम भी है कि अव्यय क्या होता है, तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे अव्यय। अगर मैं बात करूँ अव्यय, अव्यय होता है कि जिन पर न वचन, कर्म या काल का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जिनमें हम विकार नहीं कर सकते। जैसे कि प्रत्येक, अब प्रत्येक शब्द है, इसको किस तरह से परिवर्तित करेंगे आप, क्या आप प्रत्येक शब्द को परिवर्तित कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उस शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है। जिस शब्द में विकार होता है उसे हम कहेंगे अव्यय। इसके अलावा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो इसके अलावा दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि अविभाव को और कैसे पहचाना जा सकता है। पहला पद इसमें प्रधान होगा, एक ये बात होगी। उसके बाद जो वो आपका पद दिया होगा, कोई भी पद दिया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल अभी दूंगा, उस पद को हम विग्रह नहीं कर सकते, यानी उस शब्द को हम विभाजित नहीं कर सकते। जो पहला शब्द होगा, केवल पहला शब्द, पहला और दूसरा, एक प्रथम पद होगा और एक होगा उत्तर पद, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, जो उसमें से जो उसको विभाजित कर लेंगे, उसमें से जो पहला शब्द आएगा उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर हम उसको विभाजित करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलेगा, उसका जो अर्थ है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो पहला पद निकलेगा आपके पास, उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसी कारण उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है अविभाव समास में, कि अविभाव समास में जो आपके शब्द है, जो उसका पहला पद होगा वो आपका उपसर्ग होगा। तो ये आपने पहचानना है कि अगर किसी का पहला पद उपसर्ग है तो उसमें कौन सा समास है आपका, तो ये आपका अविभाव समास है। तो ये आपने दूसरी बात याद रख ली। इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, जो आपका प्रथम पद होगा वो आपका कर्म का जो अर्थ है, जो प्रथम पद है कर्म अर्थ वाला होगा। अब कर्म अर्थ वाला प्रथम पद कैसे होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए आपके पास शब्द है प्रतिदिन। अब आप सभी को ये तो सभी ने रट लिया है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है आपका, यह आपका अविभाव समास आता है। अब आपको ये कैसे पता लगा, आपके सबसे पहले तो आप ये प्रति,
ये प्रति एक है, पहचानने का इसको तरीका है। जो प्रति है एक, तो ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। अब उपसर्ग, अगर किसी को उपसर्ग नहीं आते तो मैं बता देता हूँ कि उपसर्ग आपके हिंदी में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं। मैं थोड़ा सा समय लगेगा, आपका थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको उसके बाद समास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, अगर बात की जाए संस्कृत के उपसर्ग की, संस्कृत में होते हैं टोटल आपके 22 उपसर्ग। उसके अलावा अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में होते हैं आपके पास 13। अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में होते हैं आपके 19। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको कैसे याद रखना है, जो उपसर्ग हो गए उसमें छोटी मात्राएं लगेगी, अति, अधि, अनु, अप। हालांकि इसमें कई अक्षर है वो बड़े भी आते हैं, लेकिन उसको छोड़ के बाकी मैक्सिमम जो मात्रा है वो आपकी छोटी होगी। जैसे अभी, अ, आ बड़ा आ गया आपके पास, उत, उद, उप, दूर, दुस, निस, नी, परा, परि, प्रति। ये आपका प्रति आ गया यहाँ। जब आपका प्रतिदिन लगा तो इसके आगे प्रति है, ये क्या है आपका उपसर्ग है। जो किसका उपसर्ग है, आपका संस्कृत का उपसर्ग है, प्रतिदिन। तो यह आ गया आपका उपसर्ग आ गया। चलिए वापस चलते हैं। आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हैं। उसी तरह आपके हिंदी के भी अ, अन, क, कु, नि, ओ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। जो उपसर्ग है, उपसर्ग के ऊपर एक बार वीडियो अलग से बनाएंगे। तो चलिए वापस चलते हैं। अभी हम करें अविभाव समास। प्रतिदिन को एक तो पहचान लिया हमने इसके अव्यय से, यानी कि ये प्रति आपका अव्यय है। उसके अलावा प्रतिदिन में अगर बात की जाए कर्म, तो इसमें कर्म कैसे होगा, प्रथम पद कर्म कैसे होगा कि प्रतिदिन वह सुबह अखबार बांटता है। अब उसका ये कर्म है कि उसको सवेरे रोज क्या है, अखबार बांटना पड़ता है। तो ये उसका क्या है, कर्म है। इस तरह हम इसको कर्म के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अविभाव समास के, उससे आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास होगा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र नहीं होगा, त्रिनेत्र आपका बहुव्रीहि होगा। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास भर पेट है, भर जमा पेट, यानी कि भर पेट कर। तो यानी कि जो पहला भर है ये क्या है, आपका उपसर्ग है। इसके अलावा आगे पेट तो आपका पेट ही है, तो ये आपका अविभाव में आएगा। जो इसका भर है, आगे का जो भर है, इसमें क्या आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, विकार है। प्रथम पद में विकार उत्पन्न होने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस, अगर इसमें आप इसको विभाजित भी करेंगे तो इसका कोई एक ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा जो कि आपको समझ आ सके, राइट। चलिए जी, इसके अलावा आपके पास है हर रोज़, यानी हर रोज़, हर रोज़ यानी कि प्रत्येक रोज़। यानी कि अगर वही बात की जाए कि एक अखबार वाला है, वो क्या है आपका, प्रत्येक रोज़ आपके अखबार बांटता है। तो इसको भी आप इस एग्जाम्पल के साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा निडर, नी क्या है आपके पास, नी आपके पास एक तो आपके पास उपसर्ग है। तो उपसर्ग मैंने बताया कि जितनी भी आपकी छोटी मात्राएं लगेगी, एक तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये उपसर्ग है। उसके अलावा आप उपसर्ग को याद भी रख सकते हैं, आप एटलीस्ट कम से कम मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट वो याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर की बात की जाए, निडर में ये उपसर्ग आ गया, या निडर यानी कि बिना किसी डर के, तो ये आपका अब कौन सा आ गया, आपका अविभाव समास आ गया। इसके अलावा अगर बात की जाए अविभाव समास को और कैसे पहचाना जा सकता है, ये पहचाना जा सकता है आपका जो जिसमें बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। अब पुनरावृत्ति कैसे होती है, जैसे मान लीजिए दिनों दिन, इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, किस शब्द की हुई है, दिन दिन, यानी दिनों दिन, दिन ही दिन में। वैसे ही आपके घर घर हो गया, घर घर, यानी घर के बाद घर, यानी कि जो अखबार वाला है वो अखबार बांट रहा है, किसके बाद, प्रत्येक घर वो अखबार बांट रहा है, घर के बाद घर जाकर वो क्या है, अपना अखबार बांट रहा है। उसी तरह आपका पल पल हो गया, प्रत्येक पल। वहीं आपका रातों रात, रात ही रात में। वहीं हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरह के एग्जाम्पल है, ये किस में आएंगे आपके, जिसमें शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। जैसे घर शब्द आ गया, आगे भी घर आ गया, हाथों हाथ, हाथ आ गया, उसके आगे भी आपका हाथ आ गया, धीरे धीरे। इस तरह के जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वो भी आपका आएगा अविभाव समास में। आई होप आपको अविभाव समास अच्छे से समझ आ गया। मैंने पूरी कोशिश की है, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है आपके पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है आपका, इस समास को पहचानने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये बहुत ईजी है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, वो होता है आपका उत्तर पद।
अब मैंने आपको मैंने अभी तक आपको आपको मैंने अभी तक ये नहीं बताया, कईयों को पता होगा, किसी को नहीं पता है कि प्रथम पद क्या है और जो आपका उत्तर पद क्या है। प्रथम पद आपका क्या होता है और उत्तर पद आपका क्या होता है। अब आपके पास एक शब्द है, इसी तत्पुरुष समास से रिलेटेड मैं आपको एक बताता हूँ। इसमें बात की गई कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद कैसे प्रधान होता है? एक शब्द लिया हमने, अधर्म। अधर्म, अब इसका विग्रह करेंगे अ जमा धर्म, तो यानी ये आपका क्या आएगा आपके पास, उत्तर पद क्या है आपके पास, धर्म। इसमें अ लगाने पर इसमें क्या बन गया, अधर्म। एक धार्मिक व्यक्ति को अगर हम अ लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, अधार्मिक। तो प्रथम पद क्या है आपके पास, अ। जो ये प्रथम शब्द आएगा वो होगा अ, और जिसमें द्वितीय पद प्रधान होगा वो होगा आपका तत्पुरुष। अगर यहाँ पे प्रथम पद प्रधान होता तो वो होना था आपका अविभाव समास। तो आपने ये याद रखना है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरे शब्द को इंपॉर्टेंस दी जाती है, पहले शब्द का तत्पुरुष समास में कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये आपने याद रखना है। हाँ, अगर अर्थ निकल भी जाए तो उस अर्थ का है, उस अर्थ को जो है कम महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितनी की इंपॉर्टेंस द्वितीय पद को उस शब्द में दी जा रही है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं जो तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास में आपने क्या है, तत्पुरुष समास में याद रखना है कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, जो जितनी भी आपकी विभक्तियाँ होगी, विभक्तियाँ यानी कि जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो आपने क्या करना है, जो आपका कर्ता है उसको, जो प्रथम विभक्ति है इसको छोड़ना है, जो आपकी अष्टमी वाली है लास्ट विभक्ति को छोड़कर जितनी भी बीच में 6 विभक्तियाँ आती है उनको क्या कहेंगे हम, उनको हम तत्पुरुष समास के लिए पहचान कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विभक्तियों के द्वारा कैसे पहचान की जा सकती है तत्पुरुष समास की। पहले तो आप ये विभक्तियाँ पढ़ लीजिए। ये है आपके प्रथम, हमने छोड़ दी ना कर्ता ने को छोड़ दिया, और लास्ट में जो अष्टमी है, प्रथम और अष्टमी को छोड़कर जो बीच में ये 6 आई, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये 6 विभक्तियाँ जो आती है इनसे मिलकर आपका जो तत्पुरुष समास बनता है। अब कैसे बनता है, आप पहले विभक्तियाँ देख लें। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, और सप्तमी में आएगा आपका अधिकरण, अधिकरण में पर। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपके पास एक शब्द दिया जाता है मनोहर। अब मनोहर को पहले तो इसको आप इनको विभाजित करें 2 शब्दों में। मनोहर को क्या कहेंगे हम, मनोहर को कहेंगे हम मन को हरने वाला। मन को हरने वाला कौन है आपका, मन को हरने वाला आपका क्या कहलाएगा, मनोहर। अब इसमें जो बीच में शब्द आया को, यानी मन को हरने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो किस में आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है कर्म को, किसको, कर्म को, यानी मन को हरने वाला। तो इसमें क्या आएगा आपका कर्म, इसमें आएगा आपका कर्म, कर्म विभक्ति आएगी। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास शब्द दिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोहर में कौन सा समास है, तो मनोहर में कौन सा समास है आपका, तो ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ विभाजित की गई है, उसमें कौन सा आएगा, कर्म को। तो ये आपने याद रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक आपके पास शब्द है देश निकाला। अगर आपके पास ये शब्द आ जाए देश निकाला, तो इसको कैसे पहचानेंगे आप, देश निकाला। तो इसकी विभक्ति कीजिए, पहले आप विभक्ति में लिखिए देश निकाला, देश से निकाला हुआ। तो इसमें कौन सा आएगा, देश से निकाला हुआ, यानी जब आपको देश से निकाला गया है उसके बाद क्या है, आप अपने देश से अलग हो गए, किसी और देश में चले गए। तो इसमें क्या आएगा, देश से निकाला हुआ। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो उसके लिए कौन सी विभक्ति आएगी तत्पुरुष की, तो वो आएगी आपकी देश से निकाला हुआ, यानी कि अपादान से। किसी चीज़ से अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरना, एक पत्ता जो है पेड़ से गिर गया तो उस वो क्या है, अपने पेड़ से वो शाखा से वो है बिछुड़ गया है, तो अलग हो गया है। तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी आपकी, या कौन सा समास आएगा उसमें, तो आपका तत्पुरुष समास आएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद ही बताएं। अगर आपके पास दिया जाए देशभक्ति, देशभक्ति, तो आप इसमें कौन सा समास आएगा, समास तो चलो आपको पता है कि देशभक्ति में कौन सा आएगा, वो आपको तत्पुरुष है, क्योंकि हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। आपने बताना है कि कौन सी विभक्ति आएगी, देशभक्ति, किसके लिए भक्ति, किसकी भक्ति की बात की जा रही, देश के लिए भक्ति, किसी चीज़ के लिए भक्ति, ठीक है। तो इसमें आएगा देश के लिए भक्ति। तो आपने देखना है कि इसमें के लिए कहाँ आ रहा है,
किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति है, किसी मंदिर के लिए भक्ति है, किसी भगवान के लिए भक्ति है, तो कौन सा आएगा आपका? इसमें आएगा आपका संप्रदान। तो इतना आपको क्लियर होगा। इसके अलावा आपने तत्पुरुष समास में और जो है आपने बहुत कम पढ़ा होगा बुक्स में, मैंने अपने नोट्स बनाए थे उस समय में बनाया था। तत्पुरुष समास में और एक शब्द आते हैं, वो होता है नव समास। तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं नव समास। अब ये नव समास क्या है, इसका आपने सिंपल सा ये याद रखना है, ऐसे शब्द जिसमें कि नकारात्मक शब्द जुड़ा हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अधर्म, इसमें अ है, ठीक है, जैसे अ है इसमें, तो इसमें आ गया आपका अधर्म, ठीक है, अधार्मिक। तो ये मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, इसमें अ लग गया, धर्म का क्या बन गया? अधर्म। इसके अलावा आपके पास दूसरा शब्द है, मान लीजिए अनहोनी। तो ये भी आपका किस में आएगा? आपका तत्पुरुष समास में आएगा, क्योंकि इसमें आगे क्या लगा है? अन लगा है। तो ऐसे शब्द जो कि नकारात्मक शब्दों का बोध करवाए, तो वो भी किस में आएंगे आपके? सभी वो आपके तत्पुरुष में आएंगे। जैसे कि अनपढ़, अनपढ़ भी किस में आएगा आपका? अनपढ़ शब्द आपका तत्पुरुष समास में आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, अगला देख लेते हैं। अगला है कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या देखना है आपने? कर्मधारय में आपने देखना है कि ऐसा शब्द जिसका कि जो पूर्व पद है, यानी कि अगर बात की जाए जो समस्त पद है वो उत्तर प्रधान हो, और जो पूर्व पद है उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य संबंध हो। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि कर्मधारय समास को आप कैसे देखेंगे, कि जो कर्मधारय समास है किसी चीज़ की विशेषता है। जो कर्म है, अगर बात की जाए किसी एक वस्तु है, उसकी जो विशेषता को धारण किए हुए है वो आपका क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। अगर बात की जाए, आपके पास एग्जाम्पल है, तो अगर बात की जाए आपके पास चरण कमल, तो इसमें क्या है आपकी? चरण के समान है जिसके कमल, कमल के समान है जिसके चरण। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। आप बस शब्दों के जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या, किसकी बात की जा रही है? इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें चरण की विशेषता बताई जा रही है। किसके द्वारा? कि चरण कमल, कि चरण के समान है जिसके कमल, यानी कि क्या कहेंगे उसको हम? चरण कमल। किसी की जो विशेषता धारण किए हुए है वो है आपका कर्मधारय समास। तो ये आपने याद रखना है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है कमल नयन, जिसके, यानी कि कमल के समान है जिसके नयन। किसकी विशेषता धारण की हुई है? ये की है आपके नयन की। नयन की क्या विशेषता है आपकी? जो इसमें शब्द है कमल नयन, तो जो नयन है वो क्या है आपका? उत्तर पद है। इसमें उत्तर पद है आपका, वो जो प्रथम पद है उससे आपका ये जो है विशेषता दर्शाएगा। तो जो नयन है वो किसके समान है? वो आपके कमल के समान है। तो इसमें जो उत्तर पद है वो उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? उत्तर पद की विशेषता बताई जा रही है। किसके द्वारा? प्रथम पद के द्वारा। तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप इसकी जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं। चंद्र के समान मुख, यानी चंद्रमुख, यानी किसके समान है मुख? चंद्र के समान है। क्या है? मुख। किसकी विशेषता दिखाई जा रही है? यहाँ मुख की विशेषता दिखाई जा रही है कि उसका मुख किसके समान है? उसका मुख आपका चंद्र के समान है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका द्विगु समास। द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे? द्विगु, जैसे कि आप शब्द से देखते हैं द्विगु यानी दो। द्विगु समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें संख्या का बोध करवाया गया हो। देखिए, संख्या का बोध हो जिसमें, वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। अब संख्या का बोध कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक जितनी भी आपकी संख्या है, जब वो संख्या किसी समूह का बोध करवाएगी तो वो आपका होगा द्विगु समास। अब ये आपने कैसे याद रखना है, इसका मैं एग्जाम्पल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने बता दिया द्विगु समास कैसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए द्विगु समास को मैंने बता दिया। द्विगु समास को हमने याद रखना है, दो शब्द हमने पकड़ना है। दो, दो क्या है आपकी? एक संख्या है। तो यानी कि द्विगु समास को कैसे पहचाना जाएगा? कि जो शब्द आपके पास संख्यावाचक हो, जैसे कि त्रिलोक। तो इसमें जो पहला शब्द आ गया आपके पास वो आ गया त्रि। तो त्रि होता है तीन, ठीक है। इस तरह से दोपहर, तो दोपहर में आपके पास पहला शब्द आ गया दो, और पहर तो पहर आपका, ठीक है।
तो आपने इस तरह के जितने भी आपके शब्द आएंगे 1 से 9 तक, इसके अलावा जो आएंगे आपके दशमलव वाली जो संख्या आएगी, जैसे 10, 20, 30, 40, इस तरह के जो समूह का बोध करवाएंगे जो शब्द, वो आपके द्विगु में आएंगे। इसके हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा मैं थोड़ा सा द्वंद्व आपको बता देता हूँ, अगर आप अगली वीडियो नहीं देख पाए तो आपके लिए आसानी रहेगी। द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे? तो द्वंद्व समास में अपने याद रखना है कि जिसमें एक तो योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह होता है आपका इस तरह का जो चिन्ह लगेगा दो शब्दों के बीच में, जैसे माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, माता पिता, इस तरह से जो आपका लगेगा। और इसके अलावा जो बात की जाए द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें माता पिता आदि, इस तरह के जो शब्द है, अगर बीच में माता और पिता, जिस शब्द के बीच में हम और बोल सकते हैं, जैसे माता और पिता, रात और दिन, जो ये शब्द है और योजक चिन्ह या आदि, इस तरह के जो शब्द है जो इसकी सहायता से बोले जा सकते हैं, तो उसमें कौन सा समास आएगा? आपका द्वंद्व। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आज हमने 3 कर लिए हैं और ज़्यादा डिटेल में किए हैं। आई होप आपको समझ आए हो। इसके अलावा लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है आपके पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप देख सकते हैं, बहुब्रीहि समास में क्या आएगा? बहुब्रीहि समास में हम जाएंगे उसके शब्द के जो है उस शब्द के हम अंत तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? जो बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे शब्द पे जाएंगे हम। कैसे जाएंगे? एक शब्द मैंने बताया था आपको अभी, त्रिलोक। ठीक है, त्रिलोक आएगा आपका किस में आएगा? दो, ये त्रिलोक शब्द आपका किस किस में आ सकता है? एक तो ये आपका द्विगु में भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका बहुब्रीहि में भी आ सकता है। अब कैसे आ सकता है, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। त्रिलोक, अगर तो आपसे पूछन पूछा कि तीन लोक को धारण, त्रिलोकधारी कौन है? तो त्रिलोकधारी है आपके कौन है? वो है आपके शिव। तो यहाँ हम तीसरे शब्द पे पहुँच के त्रिलोकधारी की बात की जा रही, तो वो है आपके शिव। ये आएगा आपका बहुब्रीहि समास में। अगर बात की जाए संख्यावाचक में, तो अगर बात की गई सिर्फ त्रिनेत्र की, जो ये त्रि है, ये किसका बोध करवा रहा है? आपका संख्या का। और जो यहाँ वाला त्रि है, ये भी किसका बोध करवा रहा है? आपका संख्या का। त्रिलोक यानी कि तीन लोक, तो ये आपका द्विगु समास आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, जो आपके पास क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या दिए हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा बहुब्रीहि के बारे में एक और आपको मैं बात बता दूं, आपके काम आएगी, कि बहुब्रीहि समास में आपके आएंगे जो आपके पर्यायवाची शब्द है, किसी भी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है वो सभी बहुब्रीहि समास में आएंगे। खास तौर पर जितने भी भगवान के नाम हैं, जैसे कि लंबोदर गणेश को कहा जाता है, जो त्रिनेत्र किसके है? शिव को कहा जाता है। इस तरह के जितने भी आपके जो शब्द आएंगे, जो भगवान के नाम है, जो उनको पर्यायवाची शब्द है, वो सारे कहाँ आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो इसके अलावा जो बाकी के आज हमने कर लिए हैं 3, इसके अलावा बच गए आपके 3, ये जो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगली वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया कि हाँ आपको समझ आया। अगर नहीं भी आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका समय व्यर्थ क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर बने रहें। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।